नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह जाखड़ एमडी एग्रीमेंटर्स। और आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके नाबार्ड ग्रेड ए में आए हुए। देखिए साथियों, क्या है कि आज एक ट्रेंड बन चुका है, केवल आईबीपीएस एएफओ की ही लोग प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें तो आपका स्टेट एग्ज़ाम है उसी पे फोकस कर लेते हैं। लेकिन उसी के साथ आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जिसे आपका नाबार्ड ग्रेड ए बोला जाता है, देखिए इसके लिए शायद स्टूडेंट के मन में बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। देखिए साथियों, अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस पोस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आपका प्रिपरेशन करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आई थिंक सो आप सभी लोगों को इसके लिए भी प्रिपरेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी पोस्ट भी बहुत अच्छी है और आपका रेगुलर आई थिंक सो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं वैकेंसीज भी आपकी रेगुलर आ रही हैं। वैकेंसीज कम आती हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट इसका आपका वैकेंसीज को फिल भी नहीं करते, मतलब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप नहीं किया जाता। इसका कारण ये होता है कि लोग डरने लगते हैं, स्टूडेंट डरने लगते हैं कि शायद ये हमारा पास होगा या नहीं होगा। देखिए कोई भी एग्जाम जो है वो बहुत आपका बाहर से देखने से हमें हार्ड लगता है, लेकिन जितना आपका एग्जाम एक बड़े लेवल तक जाता है उतना ही उसके अंदर सिंप्लिसिटी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। आज हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको नाबार्ड ग्रेड ए क्या है, इसका वैकेंसीज को कैसे आपका यहाँ पर फिलअप किया जाता है, कितने फेजेस में इसको कवर किया जाता है, वो हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ जो इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी पूरी की पूरी वीडियोस लेके आऊंगा कि उनमें से क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं। तब आप आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो बहुत ईजी है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर मैं नहीं लेकिन कम से कम हमारी टीम में से कोई मेंबर आपके साथ डिस्कस करेगा जो कंप्यूटर में एफिशिएंसी रखता है, जिनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो वीडियो आपको हम कंप्यूटर के रिलेटेड प्रोवाइड करवाएंगे कि आपके कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप यहां पर जस्ट एक काम करना कि आप इन सभी एग्जाम को देखकर, इन क्वेश्चंस को देखकर फिर एनालाइज करना कि आप इस एग्जाम को दे सकते हो या नहीं दे सकते। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें, जो आपका इंग्लिश का पेपर है, उस डिस्क्रिप्टिव के पेपर भी आपको कोशिश करेंगे कि यहां पर डिस्क्राइब किया जा सके कि किस प्रकार से आप अटेम्प्ट कर सके हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके एक वीडियो लेके आएंगे हम यहां पर। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ, हम भी नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम दे सकते हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में इसकी वैकेंसी आ सकती है। प्लीज इसके लिए बार बार मैसेज मत करना कि सर कब आएगी, क्योंकि ना तो मैं खुद नाबार्ड में हूं और ना ही मैं ये बता सकता हूं प्रॉपर्ली कि कब आएगी। लेकिन इतना डेफिनेट है कि आने वाले कुछ दिनों में ये वैकेंसीज आपकी आने वाली है। ठीक है, तो आप इसके लिए अभी से अगर प्रिपेयर होंगे तभी पॉसिबल हो सकता है कि बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में आप ज्यादा नंबर ले सकें, क्योंकि इसमें जो आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है वो बहुत ही इजी होता है और यहां से आप मैक्सिमम नंबर ग्रेब कर सकते हो। और जो बच्चे आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करते हैं, आई थिंक सो वो सभी लोग यहां पर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड सारी स्कीम पढ़ लेते हैं और रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड ज्यादातर यहां पर स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सोशल इश्यूज को डिस्कस करेंगे उस समय देखेंगे कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हमारा इसमें जो पार्ट है वो केवल हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्लेस की रोल इन द शुगर सिंथेसिस ऑफ द शुगर केन। क्या पूछा गया कि आपके शुगर केन में कौन सा न्यूट्रिएंट आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, आपके शुगर सिंथेसिस में। देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं शुगर केन के अंदर तो आपका यहां पर पोटेशियम जो है, आपको पता होगा वैसे यहां पर प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपके 3 है, NPK, है ना। उनमें से आपका जो पोटेशियम है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे तो वो आपका डिजीज रेजिस्टेंस हो या अगर हम बात करते हैं यहां पर प्लांट के अंदर आपका, तो उसके अंदर लॉजिंग रेजिस्टेंस हो। लॉजिंग मतलब उसके गिरने की जो समस्याएं होती हैं उनसे बचाना हो, या फिर अगर हम बात करें प्लांट के अंदर शुगर फॉर्मेशन या फिर शुगर सिंथेसिस या फिर शुगर का ट्रांसलोकेशन, उसमें भी आपका शुगर केन में कौन हेल्प करता है, आपका पोटेशियम हेल्प करता है। लेकिन अगर फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस आप जैसा आप जानते हैं ये एनर्जी का कंपोनेंट होता है। किसका कंपोनेंट होता है? आपका
एनर्जी का कंपोनेंट होता है, तो यहां पर आपका जो फास्फोरस है वो आपका एज ए एनर्जी कंपोनेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये आपका प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको प्रमोट करने का काम करता है। तो प्लीज इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपका जो डिजीज रेजिस्टेंस और आपकी लॉजिंग प्रॉब्लम है, अगर उनको यहां पर कंटिन्यू करता है तो उससे क्या होता है कि प्लांट के अंदर आपका डिजीज वगैरह नहीं आते और यहां पर उसका जो शुगर कंटेंट है या फिर आपका जूस कंटेंट है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज होने का काम होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैक्सिमम हमारा क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कि किस टॉपिक से या किस न्यूट्रिएंट से आपके क्रॉप के रिलेटेड कहां से क्वेश्चन आ सकता है, उसका एक पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या था कि आपका पोटेशियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, शुगर सिंथेसिस में भी और आपका शुगर ट्रांसलोकेशन में भी, यानी कि शुगर फॉर्मेशन में, शुगर बनाने के लिए किसके अंदर, शुगर केन के अंदर। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन था लेंसिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच क्रॉप। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंसिंग जो है वो कौन सी क्रॉप के अंदर आपका प्रैक्टिस की जाती है। तो एक बात बताइए, आप खुद सोच के देखिए इस बात को यहां पर कि जो लेंसिंग प्रैक्टिस है वो यहां पर आप किस किस क्रॉप में, जैसे रेटिंग है तो आप जूट में करते हो, आपका गिनिंग है तो वो कॉटन में करते हो, उसी प्रकार से स्ट्रिपिंग है तो वो भी आपका यहां पर जूट में की जाती है। तो यानी कि अलग अलग जो प्रोसेस है वो आपका यहां पर अलग अलग क्रॉप में की जाती है। उसी प्रकार से जो लेंसिंग है तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनको पता लग गया होगा कि किसका आपका एक फ्रूट है। तो ये आपका किसका है, ओपियम पोपी है ना, पोपी फ्लावर को आप सभी जानते होंगे, उसका ही यहां पर ये आपका एक फ्रूट है। इसके अंदर क्या होता है कि यहां पर कट लगा दिए जाते हैं इस प्रकार से, और ये कट जब लगाया जाता है तो इसमें से जो लिक्विड या फ्लूइड निकलता है उसी को एज ए मेडिसिनल या फिर आपका ड्रग्स पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर लेंसिंग प्रैक्टिस जो होती है इसमें जो इस कट लगाए जाते हैं, इन कट लगाने की प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, आपका लेंसिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये किसमें किया जाता है, आपका ओपियम पॉपी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस इज डन इन द विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। देखिए आपको पता होगा राइस की रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो राइस हमारे इंडिया की क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है। और अगर हम देखें यहां पर तो राइस आपका किस किस स्टेट में ज्यादातर मेजरली ग्रो करवाया जाता है, तो राइस आपका यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में ज्यादातर हम ग्रो करवाते हैं। उसी के साथ बिहार भी हम बोल सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपका राइस बॉल के नाम से, तो राइस बाउल जो है वो आपका छत्तीसगढ़ है। लेकिन यहां पर जब भी हम बात करते हैं कि आपका राइस जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, तो राइस का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो आपका वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां है, तो उस केस में हमारा नाम क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है राइस का वो पंजाब में है, सबसे ज्यादा जो आपका प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में है, और अगर हम बात करें राइस बाउल की तो वो आपका कहां है, छत्तीसगढ़ में है। तो होप सो ये भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप लास्ट में आपको आइडेंटिफाई होगा कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज यूज्ड रिलेटिव टू द लैंड अवेलेबल। क्या बोला गया कि आपका कौन सा फार्मिंग टाइप है जिसके अंदर आपका जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक लैंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा आप कैपिटल और बहुत ज्यादा आप लेबर जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करते हो। देखिए जब हम बात करते हैं आपके फार्मिंग के रिस्पेक्ट में, तो फार्मिंग मेनली यहां पर अगर आपके लैंड के रिस्पेक्ट में जो कैपिटल या फिर जो अगर हम बात करें इनपुट कॉस्ट की बात करें तो उसका किस प्रकार से वहां पर आपका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसके बिहाफ पर आप दो फार्मिंग टाइप आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और एक आपका होता है यहां पर इंटेंसिव कल्टीवेशन। देखिए जब हम बात करते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, तो आपका एक्सटेंसिव में क्या होता है कि एक बड़ा एरिया होता है, क्या होता है, लार्ज एरिया होता है, और वहां पर आप इनपुट जो है जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी आप अप्लाई करते हो। लेकिन इंटेंसिव, जैसे कि हमारी जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो हमारे यहां पर इंडिया में की जाती है। इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि आपका मैक्सिमम क्या करते हैं, हम यहां पर मैक्सिमम आपका इनपुट अप्लाई करवाने का
काम करते हैं और उससे आप यहां पर कोशिश करते हो कि ज्यादा यील्ड आएगा। तो यानी कि जो इनपुट है वो आपका किस में ज्यादा अप्लाई किया जाता है, आपके इंटेंसिव में। तो इंटेंसिव का पहला जो आईएन है, याद रखने के लिए आप बोल सकते हो यहां पर कहीं ना कहीं कि आईएन से इनपुट है ना, तो इनपुट इसमें क्या रहता है, आपका हाई रहता है विद रिस्पेक्ट टू आपका यहां पर एरिया। ठीक है, एक छोटे से एरिया से आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाला जाए, उसी से मैक्सिमम इनकम जो है वो जनरेट की जाए। इसीलिए आपका जैसे फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स है, आपने देखा होगा जो एरिया आपके इंडिया के अंदर जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हम लगातार कॉन्टिन्यूस क्या कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की अमाउंट को इंक्रीज करवाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद ज्यादा फर्टिलाइजर अगर अप्लाई किया जाएगा उससे क्या होने वाला है कि प्रोडक्शन भी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका फार्मिंग टाइप में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर अगर यूज करते हैं आपके लैंड अवेलेबल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आपका ये क्या होगा, इंटेंसिव कल्टीवेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क यूजिंग डोमेस्टिक कैटरपिलर इज कॉल्ड एज, कि आपका जो क्या कहते हैं रॉ सिल्क को यूज करके, जो आपका डोमेस्टिक कैटरपिलर को यूज करके जो आपका रॉ सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, उस प्रोडक्शन करने को आप क्या बोलते हो, सेरीकल्चर बोलते हो। यानी कि प्रोसेस का नाम पूछा गया था। अब आपको ही पता है इस बात का कि सिल्क प्रोडक्शन होता कैसे है, तो इस बात में कोई सोचने वाली बात नहीं थी। आई थिंक सो अगर आप जो है इसके अंदर यहां पर कि एपीकल्चर की बात आएगी तो यहां पर हनी बी प्रोडक्शन आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर सेरीकल्चर की तो सिल्क प्रोडक्शन आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे लैक कल्चर की तो आपका लैक प्रोडक्शन आ जाएगा। यानी कि जो आपकी एलाइड एक्टिविटीज है। अब अगर हम बात करते हैं सिल्क से, तो आई थिंक सो इस बार का अगर किसी ने आईबीपीएस सीएफओ का पेपर देखा है तो वहां से भी आपका यहां पर जो है इसके सिल्क से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं ये कितने आपके टाइप के होते हैं, सिल्क के अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपका मलबरी सिल्क वॉर्म है और दूसरा आपका एक टाइप और होता है नॉन मलबरी सिल्क वॉर्म। तो आपका मलबरी जो सिल्क वॉर्म होता है उसमें केवल जो मलबरी आपके प्लांट के ऊपर जो आपके सिल्क वॉर्म एक ही जो आपका कीड़ा है वो उसके ऊपर रेयरिंग करता है, या जो बाकी बच जाते हैं, ठीक है, जैसे टसर, एरी, म्यूगा, वो बाकी किस में चले जाते हैं, वो आपके नॉन मलबरी सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन में चले जाते हैं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि टसर क्या है, उनके साइंटिफिक नेम क्या है। तो अभी रिसेंट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया तो टसर आपका साइंटिफिक नेम दिया गया था, टसर सिल्क वॉर्म का, और वहां पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टाइप है, तो वहां पर टसर इसका आंसर था। तो आपके क्वेश्चन जो है सिंपल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप किस प्रकार से स्टडी कर रहे हो, कंप्लीटली लगे पड़े हो कि मुझे यहां से भी मैटर मिल जाए, यहां से भी मिल जाए, ये मिल जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे पास मैटर होना भी चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास आपका ऑथेंटिकेटेड मैटर होना चाहिए। देखो अगर आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम का, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम ले उठा के देखिए, आपके यही क्वेश्चन आई थिंक सो एएफओ में भी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आई थिंक सो यहां पर नाबार्ड में इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइए कि अलग क्या हुआ, सेपरेट क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब आपसे क्या करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो कोचिंग्स में आपको यही बोला जाता है कि ये नाबार्ड के लिए ये अलग है ना, आपको अलग अलग कोर्स के नाम पर अलग अलग आपको फीस पे करना पड़ता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर्ड है तो आप आई थिंक सो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कोई नाबार्ड के लिए अलग नहीं बन जाएगा, आपका एएफओ के लिए अलग आपका एग्रीकल्चर नहीं क्रिएट हो जाएगा। हर एग्जाम, चाहे आप एएफओ के लिए जाइए, एनएससी के लिए जाइए, एग्रीकल्चर सभी के लिए सेम है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि सर नाबार्ड का अलग रहेगा, और आप एक काम करिए एमएससी के एग्जाम दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं आपके, उन एग्जाम को दीजिए, उनमें भी आपका मैक्सिमम जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जनरल एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो जनरल एग्रीकल्चर कोई ये नहीं है कि आपका एक अलग से सब्जेक्ट है। जनरल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर्स हैं उनके अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिक से आपके यहां पर जो मेन टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक उठाए जाते हैं उसी को आप बोलते हो जनरल एग्रीकल्चर, या आपका जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सिनेरियो होता है उसे आप क्या बोलते हो, जनरल एग्रीकल्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चीज को समझना कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हर एक एग्जाम के अंदर आपका हर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कॉमन या बेसिक पार्ट से ही पूछे जाते हैं। कुछ एक चीजें होती है जो आपकी थोड़ी सी अलग होती हैं, उनको आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर आप एक बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आपका गोल एक होना चाहिए, लेकिन उस गोल के साथ साथ अगर आपके बाकी गोल में से कोई एक गोल बीच में आ जाता है तो उसे भी आप क्रैक आराम से कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपने आईबीपीएस सीएफओ को टारगेट कर लिया, तो आईबीपीएस सीएफओ में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं पढ़ना पड़ता। आप यहां पर क्या पढ़ते हो,
एग्रोनॉमी पढ़ते हो, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हो, आपका एंटोमोलॉजी पढ़ते हो, हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो, सॉइल साइंस पढ़ते हो, आपका जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एक्सटेंशन पढ़ते हो, आप कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो? एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट की बात करें ना, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट कंप्लीटली जो है हर एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, और आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए वो आराम से इन एग्जाम को क्रैक कर सकता है। चलिए तो हम वापिस बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप आराम से जो है इन पेपर को दीजिए और इनमें से मैक्सिमम जो है आपका ग्रैब कीजिए। व्हाट इज द रोसेटे इन द ग्राउंडनट? देखिए रोसेटे क्या होता है कि आपके ग्राउंडनट के अंदर आपका, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, आपके लीफ जो है बिल्कुल स्मॉल हो जाते हैं और एकदम से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो बन जाती है आपके ग्राउंडनट में, उसे आप क्या बोलते हो? रोसेटे फॉर्मेशन बोलते हो। देखो रोसेटे फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका वायरस की वजह से होता है, और ग्राउंडनट के अंदर जो ये आपका रोसेटे वायरस है, ये मेनली किसकी वजह से स्प्रेड होता है? आपका एफिड की वजह से स्प्रेड होता है। किसकी वजह से? एफिड की वजह से। तो ये भी आपको यहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर से भी कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन जो है आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा क्या है ये आपका, इट इज ए पीनट पैथोजेनिक वायरस। चलिए अगला हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड? देखिए व्हाइट गोल्ड के नाम से किस क्रॉप को आपका जाना जाता है? तो यहां पर अगर हम बात करें कॉटन, तो कॉटन आपका व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और अगर कॉटन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहां पर, तो उसका जो रेवोल्यूशन है उसे आप बोलते हो सिल्वर रेवोल्यूशन। क्या बोलते हो उसे आप? सिल्वर रेवोल्यूशन। और अगर हम बात करते हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, और अगर सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो वो आपका एग से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जूट से रिलेटेड, तो आपका उसको आप बोलते हो क्या? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर इन चीजों को समझना कि आपका ये जो रेवोल्यूशन है, या आपका जो कॉमन नेम दिए जाते हैं, या एपिथेट्स जो वर्ड में यूज किए जाते हैं, वो आपका यहां पर जो है इनके रिलेटेड पूछ लिया जाता है। हम आपको आज इवनिंग तक या कल सुबह तक जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एपिथेट्स हैं, क्या होते हैं? आपके एपिथेट्स होते हैं, उनके लिए आपका पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, या फिर उनके रिलेटेड जो आपके पूरा का पूरा जो आपके एक पोस्टर बना के हम आपको इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पे भी आप जो है आपको प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, या फिर आपका ट्विटर पे भी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। सो आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इनके रिलेटेड जो आपका मैटर है वो आपको प्रोवाइड होता रहे। तो आप के काम करना, ये जितने भी एपिथेट्स हैं, जैसे गोल्डन आपका फाइबर, या फिर आपके जो कॉमन नेम बोले जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा यहाँ पर कि आपके हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग नेम या आपका अलग अलग वर्ड यूज कर लिया जाता है। तो ये अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उसे आप एपिथेट्स ही बोलते हो। ठीक है, तो इन एपिथेट्स की कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आपको आज इवनिंग तक या कल सुबह तक आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाए। कहां? टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। उसके साथ साथ आपको जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपका फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप उन चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका यहां पर लिंक दे दिया गया है, तो प्लीज आप कांटेक्ट उनसे कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आपका क्या है? कॉटन। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता लग ही गया था इसका आंसर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की रिलेटेड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सूटेबल फॉर क्रॉप रोटेशन टू एनरिच सोइल डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन? कि कौन सी क्रॉप जो है वो आपकी यूज की जाती है आपके नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, या फिर नाइट्रोजन को आपका यहां पर डेफिशिएंसी है सोइल में, उस समय उसको इंप्रूव करने के लिए। देखो जितनी भी लेग्यूमिनस या जितने भी आपके पल्सेस क्रॉप हैं वो आप यूज कर, पल्सेस तो बोलना गलत रहेगा, क्योंकि जैसे कुछ क्रॉप अगर हम बात करें फ्रेंच बीन की, तो फ्रेंच बीन आपकी क्या है? पल्सेस है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर लेग्यूमिनस क्रॉप की, जिनके अंदर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो आपकी यहां पर क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो। किसके लिए? नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को आपका डिक्रीज करने के लिए, या फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को रिक्लेम करने के लिए आप क्या यूज करते हो? यहां पर आपका जो है लेग्यूमिनस क्रॉप को यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सूटेबल फॉर क्रॉप रोटेशन टू एनरिच द सोइल डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन? कि जिस सोइल में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है उसमें कौन कौन सी क्रॉप को आप यूज करोगे? तो आपका एग्जांपल में अगर पल्सेस क्रॉप का कोई भी दिया गया है, या फिर आपका वो क्रॉप जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, उसको आप यहां पर आंसर कर सकते हो। तो यहां पर जो आपका बोला गया था वो आपका जो है
अल्फा अल्फा जो क्रॉप होती है उसके रिलेटेड बोला गया था। तो अल्फा अल्फा जो है आपका क्वेश्चन का आंसर था वहां पर कि इस क्रॉप की वजह से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन जो डेफिशिएंसी होती है उसको आप रिमूव कर सकते हो। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपका जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप थी, अब ऑप्शन में क्या था उसके अकॉर्डिंग वहां पर अल्फा अल्फा ही था एक बेटर ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर आपका आंसर जो है क्या गया था, अल्फा अल्फा गया था। अगर वहां पर कोई और होती, जैसे पी क्रॉप बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर मूंग बीन बोल सकते हैं, उड़द बीन बोल सकते हैं, अगर उनमें से कोई भी अगर वहां पर क्रॉप होती तो उसको भी आप यहां पर बोल सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सॉरी, which of the following is most serious virus disease that has affected the poultry industry in India? कौन सा एक वायरस डिजीज है जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को इफेक्ट करने का काम है करता है। तो आपको खुद को पता होगा कि एक वायरस यहां पर पोल्ट्री के अंदर रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इनके डिजीज का मैंने पूरा का पूरा एक लिस्ट आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाया हुआ है। अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सारे के सारे डिजीज जो है लिस्ट वाइज मिल जाएंगे, चाहे आपका वायरस है चाहे आपका बैक्टीरिया है। तो यहां पर आपका वायरस जो डिजीज है उनमें से एक डिजीज का नाम था रानीखेत डिजीज, वो वहां पर ऑप्शन में था। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर आपका क्या होने वाला है, यही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस लाइव्स इन द फ्रेश वाटर बट ब्रीड इन द सॉल्ट वाटर। देखिए गाइस, आपको पता होगा आपका कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस, इनकी जो आपका जो फिशेस की स्पीसीज होती हैं, जो कोई आपका कुछ जो ब्रीड करती हैं फ्रेश वाटर में और आपकी यहाँ पर रहती हैं कहाँ पर, सॉल्ट वाटर में, या फिर आपकी ब्रीड करती हैं सॉल्ट वाटर में और रहती कहाँ है, फ्रेश वाटर में। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखिए। यहां पर आपका आंसर होगा वो क्या होगा, एनाड्रोमस होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्लोइंग। कौन सी सोइल के अंदर सेल्फ प्लोइंग जो है प्रॉपर्टी होती है। देखिए इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका लाखों बार पूछा जा चुका है और आई थिंक सो हर एक बच्चे को पता होगा कि सेल्फ प्लोइंग नेचर जो होती है वो किस में होती है। तो आपको पता होगा ब्लैक सोइल में होती है, लेकिन ब्लैक सोइल में कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें आपका क्ले कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और ये सेल्फ प्लोइंग होता क्या है, इसमें आपका स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग होता है। आपको पता होगा जैसे ही वाटर आप अप्लाई करवाते हो तो इस समय क्या हो जाता है, आपकी सोइल स्वेल हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है सोइल आपकी श्रिंक हो जाती है और उसके अंदर क्या रहता है, आपका क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसी की वजह से इसको बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग आपका नेचर। तो आपका सेल्फ प्लोइंग नेचर जो है वो ज्यादातर किस में देखने को मिलता है, आपका ब्लैक कॉटन सोइल के अंदर देखने को मिलता है, जिसे आप रेगर सोइल के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला अगर हम बात करें यहां पर तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन इन द सेमी एरिड जोन इन इंडिया। कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपका सॉइल को डिग्रेड करने का काम करता है। तो देखो सॉइल का डिग्रेडेशन जो है मेनली आपका सबसे ज्यादा जो है कौन से एरिया के अंदर, सेमी एरिड रीजन के अंदर। तो सेमी एरिड रीजन के अंदर क्या होता है, सॉइल इरोजन जो होता है ना आपका, वो आपकी एक बड़ी समस्या है। सॉइल इरोजन जो है वो चाहे आपका वाटर की वजह से हो या आपका विंड की वजह से हो, ठीक है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। आपको पता होगा आपका जो वाटर इरोजन है उसमें आपका सबसे पहले आपका स्प्लैश इरोजन आ जाता है, उसके बाद आपका यहाँ पर शीट इरोजन आ जाता है, उसके बाद आपका रील, रेवाइन, है ना। तो ये सारे के सारे आपके वाटर इरोजन, और उसके बाद अगर हम बात करें तो विंड इरोजन में आपका क्या आ जाएगा, सॉल्टेशन आ जाएगा, सस्पेंशन आ जाएगा, क्रीपिंग आ जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सोयल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है कि सोयल की क्वालिटी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक जगह से आपकी मिट्टी जो है, आपकी सोयल जो है वो आपकी इरोड होकर कहां चली जाती है, दूसरे प्लेस पर चली जाती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका आंसर आपको मिल गया होगा। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है एलिफेंट ग्रास इज पॉपुलरली नोन एज। एलिफेंट ग्रास को आप क्या बोलते हो? तो एलिफेंट ग्रास की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यहां पर क्या होता है, पेनिसेटम पर्पुरियम, या फिर इसका कॉमन नेम आपको पता ही होगा नेपियर ग्रास के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? आपका नेपियर ग्रास। और इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो क्या आपका पेनिसेटम पर्पुरियम। तो प्लीज इस चीज को भी याद रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से भी आपका क्वेश्चन जो है आ सकता है कि आपके कॉमन नेम और इनका जो है आपका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को एक बार जरूर देखना क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ कॉमन नेम जो आपके बार बार आते हैं वहीं से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हम जब स्टडी करते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं, इन चीजों को एक साइड में छोड़ देते हैं कि ये चीज तो मुझे या तो आती है या हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम बाद में पढ़ लेंगे। तो बाद के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम मैक्सिमम जो बिल्कुल टफेस्ट चीजें होती है उनको फोकस कर लेते हैं और सिंपल चीजों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिंपल चीजों को भी हमें पहले कवर करना है क्योंकि जो चीज हमें आती है ना उसको पहले अच्छे से ग्रैब कर लो, उसको अच्छे से माइंड के अंदर सेट कर लो, उसके बाद बाकी चीजें आपकी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, चलिए
अगला अगर हम बात करें यहां पर, तो अकॉर्डिंग टू IMD, ये क्या है आपका, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रेनी डे इज डिफाइंड डे। आपका रेनी डे जो है वो डिफाइंड किया जाता है, कितना बारिश होना चाहिए एक दिन के अंदर, जिसकी वजह से इसको रेनी डे बोला जा सकता है। देखो आपका एक दिन के अंदर मिनिमम की अगर हम बात करें तो 2.5 या इससे ज्यादा बारिश होगी तो उसे आपका क्या बोला जा सकता है, रेनी डे बोला जा सकता है, एक बारिश का दिन बोला जाता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें कि अगर किसी भी दिन 2.5 अगर बारिश होगी तभी वो क्या माना जाएगा, रेनी डे माना जाएगा, बारिश का दिन माना जाएगा, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल टू या मोर देन दैट। ठीक है, वो आपका किस में जाएगा, रेनी डे में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द बेस्ट वाटर रिटेंशन। देखिए आपको पता होगा सॉइल टेक्सचर की अगर हम बात करें तो सॉइल टेक्सचर पे आपका 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी में, सबसे पहले आपका सैंडी सॉइल, सेकंड आपका यहां पर क्ले सॉइल, और थर्ड आपका सिल्ट सॉइल। दोनों इनमें से 2 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका सैंडी सॉइल और एक आपका यहां पर क्ले सॉइल। जैसा कि आप जानते हैं सैंडी सॉइल में आपका पोर स्पेस कम होता है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आपके क्ले सॉइल में तो उसमें आपका पोर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोल दो या वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बोल दो, आपका एक ही बात है। तो सबसे ज्यादा जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो उसी में होगी जिसमें पोर स्पेस क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, और पोर स्पेस ज्यादा किसमें होता है, आपका क्ले सॉइल में होता है। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, क्ले सॉइल जाएगी। ठीक है, तो आपका टेक्सचर के बेसिस पर यहां पर पूछा गया था कि कौन सी सॉइल में सबसे ज्यादा आपका वाटर रिटेंशन हो सकता है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, क्ले सॉइल जाएगा। उसके बाद अगर यहां पर है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द माइक्रो इरिगेशन स्कीम। माइक्रो इरिगेशन स्कीम, देखिए मैंने लाइव लेक्चर लिए थे आप लोगों के, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो माइक्रो इरिगेशन का एरिया है वो किस में आता है, राजस्थान में आता है, और सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर का एरिया है वो भी किस में आता है, आपका राजस्थान में ही आता है। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि यहां से भी आपके कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखो साथियों, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग रट रहे, कितना जा रहे हो, क्या क्या चीजें रट रहे हो, लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी ग्रैब कर रहे हो उतना इफेक्टिव है या नहीं है। वो ये तो नहीं है कि आपका कभी एग्जाम में आने ही नहीं वाला, और ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो स्टडी कर रहे हो वो आपका आउट ऑफ रेंज कर रहे हो। तो प्लीज बी प्रिसाइज रहें, इनको अच्छे से सीखें। बेसिक पार्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको बाकी आंसर आराम से हो जाएंगे। मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हो। एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका अगर 50% क्वेश्चन, 50% अगर आपका क्या कहते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल और केवल किस पे होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ बातें आराम से, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पता है, तो उसके आराम से क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो प्लीज इन चीजों को देखें, और आने वाले 15 मार्च के बाद हम आपका नाबार्ड के लिए और IBPS AFO के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है, और आपको पहले ही बता दूं कि केवल और केवल 50 सीट्स ही अवेलेबल हैं। इससे ज्यादा हम आपका किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट नहीं करेंगे। मात्र और मात्र 50 बच्चों को ही इसमें एनरोल लिया जाएगा, एनरोलमेंट किया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपको यहां पर क्लास के अंदर अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो प्लीज आप जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिन भी बच्चों को कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।